हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं ऋणात्मक मूलक के संकेत और संयोजकता के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि किसी भी ऋणात्मक मूलक के संकेत और जो संयोजकता है उसे हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से किस तरह ज्ञात कर सकते हैं उसी के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी यौगिक के निर्माण प्रक्रिया में जो मूलक होते हैं वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर दोस्तों किसी यौगिक के निर्माण प्रक्रिया में मूलक सहायक ना हो तो उस स्थिति में उस यौगिक की जो निर्माण प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, अर्थात उसके निर्माण प्रक्रिया का जो संपादन है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप इस तरीके से ये समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें यौगिक का निर्माण करना है तो उसके लिए हमारे पास मूलकों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमारे पास मूलकों का ज्ञान नहीं होगा तो उस स्थिति में हम किसी यौगिक की रचना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यौगिक के निर्माण के लिए ही यहाँ पर यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जो ऋणात्मक मूलक वाले जो स्वरूप है इनके संकेत और इनके जो संयोजकता है इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि जो यौगिक होता है वो तो दो मूलकों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पहला मूलक होता है वो होता है धनायन मूलक है और जो दूसरा मूलक होता है वो होता है ऋणायन मूलक है। तो क्या सर आप इस वीडियो के माध्यम से केवल ऋणायन मूलक से ही परिचित कराइएगा, धनायन मूलक से नहीं? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके यौगिक के निर्माण प्रक्रिया में जो धनायन मूलक आते हैं वो दोस्तों इतना परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं जितना कि ऋणायन मूलक करते हैं। अर्थात धनायन मूलक में आने वाले जो मूलक होते हैं यह दोस्तों सिंपल स्वरूप वाले होते हैं, इसमें दोस्तों कोई भी झिझक नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन दोस्तों ऋणायन मूलक में आने वाले जो मूलक होते हैं इसमें दोस्तों इतना झिझक उत्पन्न होता है, इतना दोस्तों परेशानी उत्पन्न होता है कि बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं कि कौन से मूलक की कौन सी संयोजकता होगी या फिर कौन से मूलक का कौन सा संकेत होगा। तो इसी समस्या का समाधान करने हेतु, इसी समस्या को दूर करने हेतु दोस्तों मैंने यहाँ पर ऋणात्मक मूलक को आप लोग के सामने समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग ये समझ पाए कि हम लोग ऋणात्मक मूलक वाले जो मूलक हैं उनके संकेत और संयोजकता को किस तरीके से याद रख सकते हैं। जब तक दोस्तों आपको ऋणात्मक मूलक वाले जो संकेत और जो संयोजकता है ये पता नहीं रहेगा तब तक दोस्तों आप लोग यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ऋणात्मक मूलक वाले जो मूलक हैं उनके संकेत और संयोजकता को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग किसी ऋणात्मक मूलक के जो संकेत और जो संयोजकता है उसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तीन गो में, तो दोस्तों देख सकते हैं तीन गो में जो पहला है वो क्या है, तीन गो में जो पहला है वो है सल्फाइड। क्या है भाई? सल्फाइड। ध्यान देना, यहाँ पर है सल्फाइड। तो दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान से देखना, सल्फाइड, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो सकता है, सल्फाइड को अगर हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है, देखो सल्फाइड को तोड़ें तो हो जाएगा सल्फ प्लस आइड, सल्फ प्लस आइड, ठीक। अब बात करते हैं सल्फाइड। दोस्तों यहाँ पर जो आप सल्फाइड देख रहे हैं, सल्फाइड, तो सल्फाइड को अगर हम तोड़ें तो दोस्तों क्या हो सकता है, तो हो सकता है सल्फ प्लस आइट। क्या होगा भाई, संधि पता है ना, फ में क्या निकलेगा, फ को तोड़ोगे तो होगा फ पहलंत प्लस आ, ठीक है। हैगरम निकलेगा आ, तो आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ, तो क्या बन जाएगा, हैगरा खत्म, तो सल्फाइड क्या बन जाएगा, तो सल्फाइड बन जाएगा। जानते होंगे, जो संधि पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब सल्फाइड को तोड़ा तो वो किस रूप में टूटा भाई, तो वो टूटा सल्फ प्लस आइड के रूप में। एक चीज और है, कौन है भाई, तो वो है सल्फेट। कौन है, सल्फेट। सल्फेट को तोड़ते हैं, सल्फेट, इसको तोड़ेंगे तो यह टूटेगा किस रूप में, तो यह टूटेगा सल्फ प्लस, ऐसे लिखेंगे सल्फ प्लस, चाहे तो दोस्तों आप एट भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन संधि के अनुसार यह गलत है। संधि के अनुसार ये बिल्कुल भी दोस्तों सही नहीं है, लेकिन अगर हम संधि के अनुसार चले तो इसके लिए होगा क्या, तो सल्फ प्लस 8। क्या होगा, सल्फ प्लस 8, यानी कि हम से निकली क्या चीज अ, हम से निकली क्या चीज ई, और अ मिलके क्या हो जी ए, अ मिलके ए, तो ई के स्थान पर क्या जी ए, तो क्या बन जी सल्फेट,
समझ रहे बात को। तो दोस्तों देखिए, उतना हमें गहराई में नहीं जाना है और उतना हमें तोड़कर नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि जब भी कोई ऋणात्मक मूलक आ जाए तो उसके संकेत को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर संकेत तैयार हो जाएगा तो संयोजकता भी दोस्तों तैयार हो जाएगा। सबसे पहले संकेत तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखो यहां पर ध्यान से दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि जब सल्फाइड है तो इसमें आइड आया है, जब सल्फाइड है तो इसमें आइट आया है, जब सल्फेट है तो इसमें ईट आया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो सल्फाइड में आपका आइड आया है और सल्फाइड में यहां पर आइट आया है और सल्फेट में यहां पर ईट आया है। तो दोस्तों यहां पर जो आइड है तो आइड किसके साथ आया है, यानी किस तत्व के साथ आया है। तो दोस्तों यहां पर जो आइड है वो सल्फ तत्व के साथ आया है। अब आप ये देखो कि सल्फ का मतलब क्या होता है। सल्फ को हम लोग किस तत्व से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सल्फ को हम लोग सल्फर तत्व से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सल्फ का मतलब होगा, अब ये दोनों छोड़ दो, ये वाला और ये वाला छोड़ दो, पहले इसे समझो आप लोग। ठीक है, तो सल्फाइड में जो आइड आया है वो सल्फ के साथ आया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सल्फ है वो किस तत्व से संबंधित है। तो जो सल्फ है यह सल्फर तत्व से संबंधित है। और आप लोग यहाँ पर ये देखो दोस्तों कि सल्फर का संकेत क्या होता है। तो आपको पता होगा कि सल्फर का जो संकेत होता है वो होता है एस, तत्व के रूप में। सल्फर का जो संकेत होता है वो क्या होता है, वो होता है एस। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है आइड। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि ऐसे लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। आपके माइंड में डाउट चलेगा कि ऐसे लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप तत्व के लिए उच्चारण करोगे तो उस स्थिति में जो सल्फ का उच्चारण होगा वो होगा सल्फर के रूप में। यानी जिस तत्व का जो नाम होता है वही नाम तत्व के रूप में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप उसी तत्व को मूलक के रूप में उपयोग करते हैं, मूलक के रूप में यूज करते हैं, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि उसके प्रत्यय में आइड का योग हो जाता है। उसके प्रत्यय में क्या होता है, आइड का योग हो जाता है। जब वो मूलक का दोस्तों सदस्य रहेगा तब, वो भी किस मूलक का, तो ऋणात्मक मूलक का। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आइड आया है और आइड आया है किसके साथ, सल्फ के साथ, तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो संकेत आएगा वो आएगा किस रूप में, तो आएगा एस के रूप में। फिर से एक बार समझना, और गलती से दोस्तों मैं हो सकता है कुछ गलती सही बता दिया हो या हो सकता है कि आपको समझ में अभी ना आया हो, तो फिर से एक बार समझना। जब तक दोस्तों आपके तत्व के रूप में ये संकेत रहेगा इस ग्रुप में, तब तक इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर। लेकिन जैसा ही आ जाएगा दोस्तों यह मूलक के रूप में, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा सल्फाइड। क्योंकि आइड जो है वो यह बताता है कि हमारे साथ जो तत्व है वो आएगा परमाणु के रूप में। किस रूप में आएगा, परमाणु के रूप में। देखो यहाँ पर जो एस है ना यह परमाणु के रूप में है, और यहाँ पर जो H2 है ना यह अणु के रूप में है। क्योंकि यहाँ पर H2 में 2 एस है और यहाँ पर जो एस है इसमें केवल एक ही एस है। तो हाँ यह परमाणु के रूप में, हाँ यह अणु के रूप में। तो आप लोग दोस्तों ये समझना कि अगर किसी भी ऋणात्मक मूलक के अंत में अगर आइड आए तो कहीं ना कहीं वो जो तत्व होगा, यानी जिस तत्व के साथ आइड आया है वो अपने मूल रूप में रहेगा। मूल मतलब कि जैसा तत्व का संकेत होता है वैसा ही वो रहेगा, यानी कि परमाणु के रूप में रहेगा। जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड, तो देखो ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्साइड में भाई आइड आया हुआ है, समझना ऑक्साइड में आइड आया हुआ है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये जो आइड है वो किस तत्व के साथ आया हुआ है। तो ये जो आइड है यह आया हुआ है ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व के साथ आया हुआ है। तो हम लोग माइंड में बस यही रखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का संकेत होगा मूलक के रूप में वो होगा मूल रूप, यानी कि परमाणु के रूप में। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु रूप होगा वो क्या होगा, वो ओनली फॉर दोस्तों ओ होगा। क्या होगा भैया, तो वो O होगा। जैसा ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग O2 ले लेंगे तो यह हो जाएगा अणु के रूप में और हाई हो जाएगा परमाणु के रूप में। लेकिन हमारे पास ऑक्स के साथ जो आया है वो आया है आइड। तो आइड के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो दोस्तों मूल रूप है उसी को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात परमाणु के रूप में लेने का प्रयास करेंगे, ना कि अणु के रूप में लेने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों में से किसको लेंगे ऑक्साइड के लिए, तो दोस्तों इन दोनों में से हम लोग O को लेंगे ऑक्साइड के रूप में। कब, जब यह मूलक रूप में आए
तब, लेकिन जब ये मूलक रूप में नहीं रहे तो उस स्थिति में इसी O को हम लोग ऑक्सीजन के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के रूप में पढ़ेंगे। अब बात करें O2 का तो दोस्तों इसको हम लोग पढ़ेंगे डाइऑक्साइड के रूप में। किस रूप में? डाइऑक्साइड। डाई मतलब दो, और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों मोनो, तो मोनो मतलब होता है एक। जब आपका रहेगा CaO तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब आपका रहेगा CO2 तो C हो गया कार्बन और O2 हो गया काची, तो O2 हो गया डाइऑक्साइड। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला जुला कर कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे होंगे? जैसे कि मान के चलते यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग C को तो इसको क्या बोलोगे? इसको तत्व के रूप में आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग तत्व के रूप में बोलोगे कार्बन। यानी अगर यह परमाणु के रूप में रहेगा ओनली फॉर, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहेगा, अर्थात यह मूलक के रूप में नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में यह कहलाएगा क्या चीज? यह कहलाएगा कार्बन। लेकिन जैसे ही आप इसे मूलक रूप में रखोगे तो उस स्थिति में इसी कार्बन को हम लोग बोलेंगे कार्बाइड। क्या बोलेंगे भाई? कार्बाइड। क्यों? क्योंकि यह अपने मूल रूप में है, यह अपने परमाणु के रूप में है। यहाँ पर बिल्कुल भी C2 या C3 या C4 नहीं है, यानी यह अणु के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आया है। तो उस स्थिति में इसी C का जो उच्चारण है वो हम लोग कार्बाइड के रूप में करेंगे। किस रूप में भाई? तो कार्बाइड के रूप में हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लेकर चले यहाँ पर किसका, तो दोस्तों हम लोग लेकर चलते हैं हाइड्राइड लेंगे, हाइड्राइड। अब यहाँ पर देखो हाइड्राइड में, तो हाइड्राइड में आइड निकलेगा, हाइड्राइड में आइड निकलेगा। तो दोस्तों अब आप लोग ये समझो कि जब हाइड्राइड में आइड आया है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो संकेत होगा वो बस परमाणु के रूप में होगा, यानी यह मूल रूप में होगा, ये बिल्कुल भी अणु के रूप में नहीं होगा। इतना कंफर्म कर लेना है कि यह बिल्कुल भी अणु के रूप में नहीं होगा। अब आप ये देखो कि ये जो आइड आया है वो किस तत्व के साथ आया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आइड आया है वह दोस्तों हाइड्रा के साथ आया है, मतलब हाइड्रोजन तत्व के साथ आया है। तो हाइड्रोजन का जो मूल रूप होता है परमाणु के रूप में वो क्या होता है? तो वो होता है सिंपल सा H। सिंपल सा H अगर लिख दें तो हम लोग मूलक के अलावा इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन। जैसा ही यह मूलक में चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी? तो हाइड्राइड। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हम लोग जब यहाँ पर O रहे या C रहे या H रहे तो उस स्थिति में इसका जो उच्चारण है वो हम लोग मूलक रूप में किस तरीके से कर सकते हैं। अब यदि बात करें हम लोग सल्फाइड के संयोजकता का, तो दोस्तों सल्फाइड की जो संयोजकता होगी वो वही होगी जो कि सल्फर की होती है। तो दोस्तों आप लोग ये देखो कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है, सल्फर की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों जिन बच्चों को पता होगा कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं होगा तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कितनी होती है? वो होती है 4। तो जितनी वैलेंसी सल्फर की होती है उतनी ही वैलेंसी सल्फाइड की भी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो संयोजकता है इसके बारे में भी पता चल गया। अगर जो बच्चे ये भूल जाएंगे कि सल्फाइड का जो वैलेंसी है जो संयोजकता है वो 4 होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग ये समझ कर रखना कि सल्फाइड में जो फ आया है ना, सल्फाइड में जो फ आया है इसका मतलब हम लोग समझेंगे 4। सल्फाइड में जो फ आया है इसका मतलब समझेंगे हम लोग 4, और 4 का हिंदी का ची होता है तो 4 होता है। तो इस तरीके से इसका जो वैलेंसी आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं अगले पर। अगला का ची है सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड। आइड नहीं आया है भाई, क्या है? आइट आया है। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं? आइट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आइट आया है ना तो सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में ये सुनिश्चित कर लो कि यह आइट जिस किसी भी तत्व के साथ आया है। मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लो कि ये जो आइट है वो जिस किसी भी तत्व के साथ आया है उसके साथ ऑक्सीजन होगा तो होगा तो होगा। मैंने क्या बताया? आइट जिस किसी भी तत्व के साथ आया है तो उसके साथ ऑक्सीजन होगा तो होगा तो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइट है वो आया है सल्फर के साथ, यानी सल्फर के साथ। तो यहाँ पर जो सल्फर होगा वो अकेले नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आइट है। आइट का मतलब किसके साथ? ऑक्सीजन होगा तो होगा तो होगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन से अपना आबंध बना चुका है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब ये ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ये किस रूप में आएगा। ऑक्सीजन के साथ कहने का मतलब है कि यह SO के रूप में आएगा, या फिर SO2 के रूप में आएगा, या फिर SO3 के रूप में आएगा,
या फिर SO4 के रूप में आएगा। अब आपको ये देखना होगा कि ये इन तीनों में से किस रूप में वो आएगा, सबसे पहले यही आपको देखना होगा। तो दोस्तों देखो, आपके पास दो फॉर्म है ना, एगो है आइट, एगो है ईट यानी कि एट, एगो है आइट। तो दोस्तों जो आइट रहेगा ना, उसमें जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वो कम होगी किसकी तुलना में, 8 की तुलना में, यानी ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 8 में ज्यादा होगी और 8 में कम होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। तो देखो, अगर हम इसे लेंगे तो यह सल्फर मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर मोनोऑक्साइड यानी कि आइड आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पर जो आप SO2 देख रहे हो, तो इसमें क्या आ रहा है, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे सल्फर, ऑक्सीजन 2 गो, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें भी क्या आ रहा है, तो इसमें भी आइड आ रहा है, आइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसे भी हम लोग नहीं लेंगे। साथ ही आप लोग ये समझ के रखना कि ये दोनों बिल्कुल भी, मतलब ये जो है SO2 ये बिल्कुल भी मूलक नहीं है, ठीक। अब आपके पास दो बचा, एगो बचा SO3 और एगो बचा SO4। तो अब आप लोग ये देखो कि किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है और किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है। तो हम लोग जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु संख्या कम है उसी को आइड के रूप में रखेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा है उसे हम लोग 8 के रूप में रखेंगे, यानी कि ईट के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सल्फाइड में कौन, तो सल्फाइड में आपका हो जाएगा SO3। क्या होगा, SO3। अब एक चीज बहुत सारे बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम कर रहा होगा कि कैसे पता करेंगे कि कौन बोलते हैं यौगिक रूप में होगा और कौन मूलक रूप में होगा, कैसे पहचान करेंगे। तो मैं आप लोग को पहचान करना अभी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। बस केमिस्ट्री उतना भी भारी नहीं है जितना आपकी दोस्तों आप लोग इसको बना देते हो, आप लोगों से भारी ये बिल्कुल भी नहीं है। उड़ाने वाला लोहा उड़ा दिया, अभी आप लोग को केमिस्ट्री में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ध्यान से। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सल्फर का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4 गो, यानी इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 गो। तो 4 गो में से 2 गो के साथ क्या होगा कि 1 गो ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इतना क्या करते होंगे दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जब सल्फर के पास 4 गो होता है तो 4 गो में से 2 गो क्या करेगा कि सल्फर ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन के पास पहले ही से 2 गो होता है अनपेयर, तो क्या करेगा कि सल्फर को दे देगा, और इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके यह एक दूसरे से अपना अबंध बना लेंगे। लेकिन फिर भी इधर 2 गो खाली है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी कितनी है, तो 4, तो इधर 2 गो खाली है। तो इधर 2 गो खाली है तो क्या करेगा कि जो दूसरा ऑक्सीजन है, क्योंकि सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन को है तो वो है 2 गो, तो एक यहाँ पर आ गया, और जो दूसरा है वो क्या करेगा कि यहाँ पर आकर और अपना जो अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन है 2 गो, वो सल्फर को देकर इसके साथ अपना अबंध बना लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको आवेश दिखाई नहीं देगा, यह उदासीन के फॉर्म में हो चुका है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। जबकि जो मूलक होता है उसके पास आवेश होगा तो होगा ही। यह परमाणु के रूप में है, लेकिन दोस्तों जो मूलक होता है वो आयन के रूप में रहता है। कैसे, तो आप लोग समझना। देखिए यहाँ पर बात करें SO3 का, तो SO3 में जो 4 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से जो 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ पूरा क्या होगा, उसके साथ पूरा 1 गो ऑक्सीजन अपना अबंध बना लेगा। पूरा बना लिया, लो ना, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं, नीचे इस तरीके से इसको हटा दे रहे हैं। अब इसके पास कितना बचा, तो अब इसके पास बचा 2 गो, एगो इधर और एगो इधर, तो मतलब टोटल 4 गो, समझ रहे हो। यहाँ पर इस O3 मतलब कि 3 गो ऑक्सीजन में से केवल एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है, बाकी एक गो बचा, तो बाकी का 2 गो बचा। तो 2 गो में से क्या होगा कि एगो हेजा आ जाएगा और एगो हेजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2 गो। तो 2 गो में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि हाई ऑक्सीजन इसको देता है, लेकिन एक गो शेष इसके पास रह जाता है, तो वो निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। यानी दिखा रहा है कि है ना, तो हम जुड़ गए हैं, लेकिन इधर अभी खाली है। उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन दिखा रहा है कि हमारा जो 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में से जो 1 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो तो सल्फर के साथ कनेक्ट हो गया है, लेकिन 1 गो इधर हमारे पास शेष बच चुका है। कहने का मतलब कि अब आपके पास जो SO3 आया है, इसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 2 गो। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि इसके पास हम लोग -2 दिखा सकते हैं।
ठीक है। -2 दिखाने का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों जो 2 गो इलेक्ट्रॉन है वो खाली है, 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो ज्यादा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि SO3 हमारा मूलक है और SO2 आपका दोस्तों बिल्कुल भी मूलक नहीं है बल्कि यह यौगिक है। ठीक, अब यही पे बात करें हम लोग किसका, तो SO4 का। तो दोस्तों SO4 में भी वही होगा, 3 गो है ना, तो लो एगो और डाल दे रहे हैं, एगो और लो, इसका तो पूरा हो गया लेकिन एगो इसका और बच गया। इसका जो 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एगो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के देने के बाद यहाँ पर एगो खाली बच रहा है, फिर इसके पास भी एगो खाली बच रहा है। यानी कहने का मतलब कि SO4 पर भी क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा -2, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 गो ज्यादा है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है वही इनकी बैलेंसी हो जाएगी, वही क्या होगी, इनकी बैलेंसी हो जाएगी। तो बस सिंपली रूप से क्या करेंगे हम लोग, अगर लिखना चाहें इसकी बैलेंसी तो वो हो जाएगा कितना भैया, तो वो हो जाएगा 2। कितना होगा, 2। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कोमा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है कि परिवर्तनशील संयोजकता को प्रकट करता है। 2 4 लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर देखें सल्फेट में, तो मैंने क्या बताया, सल्फेट में 8 है, तो 8 का मतलब कि ऑक्सीजन की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन ऑक्सीजन आएगा जिसके साथ 8 आया है उसके साथ ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। तो 8 किसके साथ आया है, तो सल्फर के साथ, यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन आएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ऐसे SO। आप देखेंगे 8 में कौन ऑक्सीजन, 3 गो, तो कहीं ना कहीं 8 में जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वो उससे ज्यादा होगी, तो उससे ज्यादा बस उससे 1 ज्यादा होगा। तो यहाँ पर O3 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर O4 हो जाएगा। बैलेंसी कितना होगा भैया, तो जितना हेकर बैलेंसी होगा उतना ही इसका भी बैलेंसी होगा। बैलेंसी में कोई कमी नहीं करना है, अभी मैं सिखा रहा हूँ। एक बार अगर आप लोग सीख जाते हैं तो दोस्तों आप लोग इन सब का बना सकते हैं कि इसमें कोई भी आप लोग का दिक्कत नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसकी बैलेंसी 2। ठीक, अब चलते हैं इस पर बाइसल्फेट पर। तो दोस्तों बाइसल्फेट नाम दिया है यहाँ पर, बाइसल्फेट भैया। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि सल्फेट का मतलब क्या होता है, सल्फेट किसको बोलते हैं, सल्फेट का संकेत क्या होता है, सबसे पहले ये देखो। तो सल्फेट यानी कि 8 मतलब ऑक्सीजन की जो संख्या होगा वो सल्फर के साथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितना होगा भैया, तो SO4, क्योंकि सल्फाइड में आता है SO3, तो हमने सल्फेट यहाँ पर लिखा, उसका संकेत कितना, SO4। ठीक, लेकिन हेजा लगैले का चीज तो बाई, तो जैसा ही दोस्तों बाई आपको पता चले, जैसे ही दोस्तों आपको बाई कानों में सुनाई दे, तो आप लोग ये समझ के रखना कि यहाँ पर जो बाई आया है वो आया है हाइड्रोजन के लेकर। किसको लेकर आया है, तो दोस्तों ये आया है हाइड्रोजन को लेकर। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्यार से, जहां पर सल्फाइड या सल्फेट है ना, बाई सल्फेट है, तो सल्फेट से पहले जिस प्रकार से बाई लगा हुआ है ठीक उसी प्रकार से आप लोग क्या करना कि इस सल्फेट वाले जो संकेत है SO4, इसके पहले आप लोग H लगा देना। यही हो जाएगा बाई सल्फेट का अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र, यानी इसके जो मूलक का संकेत होगा वो हो जाएगा HSO4। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसी का। तो दोस्तों जब तक सल्फेट था तब तक इसकी बैलेंसी 2 था, लेकिन जैसे ही एक हाइड्रोजन घुस गया तो उस स्थिति में इसकी जो बैलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, तो इन 2 को मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित होकर अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को अस्थायी कर लिया। बाकी के जो शेष इलेक्ट्रॉन है एगो, वो क्या होगा, वो दोस्तों दिखाई देगा ऐसे HSO4 इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग समझ के रखना, यहाँ पर जो बैलेंसी होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों वो 1 होगा। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पर इसके संकेत क्या, वो कितना हो जाएगा, तो HSO4 होगा। अब जिन बच्चों को दोस्तों ये डिफिकल्ट लगे कि कैसे पता करेंगे बाइसल्फेट का जो संयोजकता होता है वो एक ही होता है, तो कुछ ना, जिसके साथ बाई लगा होगा और उसका जितना संयोजकता होगा वो में से एगो घट जाएगा बस। तो ये बाई लगा हुआ है सल्फेट के साथ, सल्फेट की संयोजकता होती है 2, तो 2 में से एगो कम कर देंगे, कब, जब बाई लगेगा तब। तो 2 है, 2 में से वो कम हो गया तो कितना हो गया, 1। अब कैसे बताएंगे, अब हम कैसे बताएं, इतना दोस्तों सिंपल से बता रहे हैं। अगर ऐसे ही पता नहीं चलेगा तो फिर दोस्तों आप लोग बहुत केमिस्ट्री में कमजोर हो, समझे। अब आगे देखो भाई, ये है तो बता तो बाइसल्फाइड। तो सबसे पहले देखो सल्फाइड है, बता आइट, आइट करने का मतलब कि जिसके साथ आइट आया है उसमें ऑक्सीजन होगा ही होगा। तो आइट आया है सल्फ के साथ यानी सल्फर के साथ, तो सिंपल रूप से क्या होगा, SO होगा तो होगा तो होगा, SO होगा तो होगा। ठीक, अब
यहाँ पर 8 है तो 8 में है 4 गो, तो 8 में क्या होगा, उससे वो कम, क्योंकि 8 में ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है 8 की तुलना में, तो 8 में क्या होगा, कम होगा, तो ले लेंगे SO3। तो ये होता है किसका, तो ये होता है संकेत सल्फाइड का। लगैले का ची बाटे, तो बाई मतलब हाइड्रोजन, तो जिस प्रकार से सल्फाइड के आगे बाई है उसी प्रकार से सल्फाइड के जो संकेत उसके पहले आप लोग H डाल दो, तो कितना हो गया भाई, HSO3 बन गया संकेत, ज़्यादा भारी है। अब बात करेंगे इसकी वैलेंसी का, इसका जो संयोजकता है उसका, तो SO3 की वैलेंसी होती है 2, तो हम बतेबे किए कि जैसा ही इसमें बाई लगा होगा तो बस क्या करेंगे, SO3 की जितनी संयोजकता होगा वो में से ए कम कर देंगे, तो SO3 की वैलेंसी है कितना, तो 2, देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो ए कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 1, यहाँ पर ले लेंगे 1, बस खत्म। अब यहाँ पर आया है थायोसल्फेट, कितना है भाई, थायोसल्फेट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सल्फेट को पकड़ेंगे। सल्फेट का फॉर्मूला कितना होता है, यानी सल्फेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है SO4। कितना होता है, SO4। और नाम का चीज है थायोसल्फेट, तो कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, यहाँ पर जितना आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है O4 है ना, यहाँ पर O4 है, तो 4 गो में से जो एक परमाणु है वो सल्फर को ट्रांसफर कर देंगे। देखिए सल्फर के पास अगर कोई परमाणु नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो परमाणु है मात्र एक गो है। कितना है, तो मात्र एक गो है। लगैले का चीज थायो मतलब हम क्या करेंगे कि जितना ऑक्सीजन की संख्या आपको दिखाई दे रहा है उतना में से एक गो हम लोग सल्फर को दे देंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा H2O3 का गलती, 4 गो ऑक्सीजन में से एक गो परमाणु हमने सल्फर को दे दिया, तो अभी ना कि ऐसे लिख देना SOO3, तो गलती हो जाएगा। हम बस दिखाना है संख्या, 4 गो बा संख्या, तो 4 गो में से दे दी, तो ही जाओगे H2, एगो घट गया तो हो गया H2O3, ये बन गया का चीज थायोसल्फेट। थायो मतलब 3, मतलब ये 3 हो जाए चाहिए 3। जैसे कभी यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग SO3 का, देखो SO3 का, तो इसका बॉन्ड में नहीं करेगा, SO3 का इसमें वो देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ SO2, हेजा क्या हो जाएगी, हेजा हो जी O2, मतलब ये बिल्कुल भी नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पर 3 है भी नहीं किया है, समझे, यहाँ पर 3 है, थायो 3 समझ के रखना है, ठीक है। इस तरीके से कभी गलती ना हुई है भैया, ऐसे समझ कर रखोगे तो हो सकता है बीच में अगर कुछ बोलने में हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोग को जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा तो कभी भी दोस्तों आप लोग जो यहाँ पर सूत्र है यौगिक का उसको बनाने में बिल्कुल भी भूल नहीं कर सकते, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। बच्चे सबको यही सबसे बड़ा क्या लगता है, फास्ट, अगर इसको सीख जाएंगे तो यौगिक को बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जब यौगिक को बना सकते हैं तो जो अभिक्रिया है उसे भी करा सकते हैं आराम से, ठीक है। और संतुलित कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर देखना दोस्तों, हम बात करते हैं थायोसल्फेट में, जो इसका संकेत है क्या लिखे थे भैया, तो लिखे थे H2O3 हो गए, ठीक है। वैलेंसी कितना हुई भैया, H2O3 की वैलेंसी, तो दोस्तों इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 2, कितना होगा 2, बस काम खत्म। क्योंकि सल्फेट से बना है ना, तो जितना दोस्तों आपका सल्फेट का वैलेंसी होगा उतना ही वैलेंसी कितना होगा, उतना ही वैलेंसी थायोसल्फेट का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो दोस्तों इसके आगे अगर हम देखें तो कौन है, तो हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया ना यहाँ पर कैसे होगा समझौता, जिससे भी आपका थायोसल्फेट बन रहा है उसी का वैलेंसी यहाँ पर होगा। तो ये बन रहा है किससे, बन रहा है सल्फेट से। सल्फेट की वैलेंसी कितना था 2, तो हेगो वैलेंसी कितना है तो 2, काम खत्म। आगे हाइड्रोक्साइड, पढ़ो नाम में, हाइड्रोक्साइड आइड मतलब मूल रूप में, अब देखो कि यह जो आइड है वो किसके साथ आया है, आइड, तो हाइड्रा यानी हाइड्रोजन, ऑक यानी ऑक्सीजन, हाइड्रा यानी हाइड्रोजन, ऑक यानी ऑक्सीजन, यानी एक में 2 गो तत्व आइल बाटे। कौन, एगो हाइड्रोजन और ऑक यानी एगो ऑक्सीजन। तो जब 2 गो तत्व आइल बा तो दोनों मूल रूप में आई, ए में बिल्कुल भी दोस्तों अणु रूप में नहीं होगा, दोनों का आएगा मूल रूप में। तो हम लोग हाइड्रा के लिए क्या कर सकते हैं, तो हाइड्रा के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर H, ओ के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे O, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में बिल्कुल भी HO नहीं लिखते हैं। HO भी सही है, लेकिन हम लोग इसको दिखाते हैं इस रूप में, OH के रूप में। HO लिखोगे तो भी गलती नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग थोड़ा सा वास्तविक तौर पर क्या करते हैं कि इसको दिखाते हैं OH के रूप में, इस तरीके से, ठीक है। बात करेंगे इसकी वैलेंसी का, तो पता बा ऑक्सीजन का यहाँ पर जो होता है वैलेंसी, मतलब
मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दूगो। दूगो में से एगो का हो गया हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एगो बचल बा, एगो बचा है ना, तो क्या करेंगे ये लगा देंगे, एक हो जाएगा एक। ट्रिक पर हो गए तो हाथना सर है, किसके लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई करिएगा, कब तक अप्लाई कीजिएगा, भूल जाइएगा। इसलिए जो नियम जो विधि बता रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करते जाना। एक हो गया ऑक्साइड, आ गया ऑक्साइड। आइड किसके साथ आया है? ऑक यानी ऑक्सीजन। तो क्या चीज? ऑक्सीजन मतलब मूल रूप। बस इसको हम लोग मूल रूप में लेंगे, परमाणु के रूप में लेंगे, ना कि अणु के रूप में। तो तत्व में इसका जो मूल रूप होता है वो होता है O। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या चीज? तो O। बैलेंसी कितना हुई? तो 2 पता बाटे आप लोग को। अब ऑक्सीजन के बैलेंसी पता ना रही तो क्या पढ़ते रह केमिस्ट्री, तो लिख सकते हैं समझ क्या ना, 2 काम खत्म। हाइड्राइड, आइड आया है। आइड यानी मूल रूप, परमाणु के रूप में। तो देखो आइड जो किसके साथ आया है? तो हाइड्रा यानी हाइड्रोजन तत्व के साथ आया है। तो हाइड्रोजन तत्व का जो स्वरूप होता है वो आवर्त सारणी में कैसा होता है? वो होता है आवर्त सारणी में H के रूप में। तो वही स्वरूप यहाँ पर भी लिखाएगा मूलक के रूप में। तो लिखेंगे क्या चीज? H। इसका मतलब हो गया हाइड्राइड। कितना होला भैया? एक बैलेंसी तो मात्र 1 होला। एक है ना देख जुटल है ऑक्सीजन के, एगो देला है, से क्या हो गई? आगे अटैच हो गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 लिख देंगे 1। देखो खाली बनाना सीख जाओगे सब बन जाएगा। पर देखिए दोस्तों, पर ऑक्साइड करने का मतलब है कि यहाँ पर जो O2 है ना, O2 को ही बोलते हैं पर ऑक्साइड। ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं क्या चीज? ऑक्साइड को लिखते हैं हम लोग O। ठीक, पर दिया है तो पर में हम लोग क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, यानी कि डाई ऑक्साइड को ही पर ऑक्साइड कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, तो हम लोग पर जैसा ही लगा हुआ है, पर यानी कि ऑक्साइड का 2 गो स्वरूप हो जाएगा, ऑक्साइड का डबल। तो ऑक्साइड का डबल करेंगे तो इना की ऐसे लिख देना O²। मैथ में होता है, केमिस्ट्री में नीचे होता है, याद रखना। तो हो जाएगा यहाँ पर O2। बैलेंसी कितना होगा O2 के? तो इसका बैलेंसी 2 हो जाएगा। 2 कैसे? तो देख सकते हो यहाँ पर एक ऑक्सीजन घुसा देंगे, तो देखो यहाँ पर हाई ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और हाई ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लेकिन दोनों तरफ एक खाली है। बैलेंसी कितना भाई? 2 गो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 2 गो लिख देंगे। नाइट्राइट आई भैया, तो नाइट्राइट यानी कि आइट। अब ये देखो कि जो आइट आया है वो किसके साथ आया है? तो ये जो आइट है वो यानी नाइट्रोजन के साथ आया है। तो इतना समझ के रखना कि जब आइट आइल बाटे तो हेकरा साथ ऑक्सीजन आई तो आई। 8 आइल बाटे तो हेकरा साथ ऑक्सीजन आई तो आई। एकरा में कोई शक नहीं। तो अब आप लोग ये देखो कि इसमें हम किसको लेंगे? किसको? नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन इस रूप में आ सकता है, इस रूप में आ सकता है, इस रूप में आ सकता है। हम इस तीनों में से किसको लेंगे? बस आप लोग ये देखना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हम जब एनो का उच्चारण करेंगे, एनो का उच्चारण, तो इस रूप में जानते क्या होगा? एनो का ये हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, यानी इसमें ऑक्साइड आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें NO2 का और NO3 का, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की जो संख्या है इसके संख्या से कम है, और इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या है इसके संख्या से ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब कि हाई हो जाएगा 8 के रूप में, हाई हो जाएगा 8 के रूप में, हाई हो जाएगा 8 के रूप में। तो क्या हुई? हेजा लिखा जी NO2, यहाँ पर लिखा जाएगा NO2। नाइट्रेट यानी 8, यानी कि पिछले से जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें NO2 है तो हमें कितना हो जी? NO3। लेकिन ऑक्सीजन रही तो लिखेंगे NO3। बस समझ के रखना कि 8 और 8 में बिल्कुल भी ऑक्सीजन अपने मूल रूप में नहीं आएगा। किस रूप में? मूल रूप में नहीं आएगा। तो हाई मूल रूप में है, हाई मूल रूप में नहीं है। इसलिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे? हम पढ़कर समझकर अच्छे से यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं इसकी बैलेंसी का। इसकी जो बैलेंसी होता है वो मात्र 1 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? NO2 की बैलेंसी 1। कैसे पता करेंगे कि ये क्या होता है? नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? 3 गो। कितनी होती है भैया? 3 गो। तो 3 गो में से 2 गो से क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन पूरा अपना बंध बना लेगा। देखो जैसे कि नाइट्रोजन है, 3 गो बैलेंसी है इसका, तो 3 गो में से मान के चलते हैं कि 2 गो से पूरा एक ऑक्सीजन अपना बंध बना लिया, एगो पूरा। ठीक है, को गो बचा है भाई ऑक्सीजन? तो 2 गो। तो 2 गो में से एगो तो यहाँ पर आ चुका है, एगो और ले लेंगे तो एगो इन्हें लोग था खाली, इधर सब कंप्लीट है तो हो भी नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन का 3 गो होता है ना अनपेयर। तो एगो खाली बचता है, इसलिए क्या करेंगे? एगो यहाँ पर उतार लेंगे। अब बाकी आगे जो है ना तो उसका भी बैलेंसी जो होगा वो 1 होगा। कैसे? लो एगो और बढ़ा दो,
एगो और कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाओ ना यही में, लो बढ़ा दो, लो बढ़ गया। जितना बढ़ाओगे बैलेंसी एक के मिली, जितना बढ़ाते जाओ बैलेंसी एक के मिले। तो देखो एगो यहाँ पर खाली बच रहा है तो इसका भी बैलेंसी एक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे एक लिख देंगे। अब भी कोई दिक्कत है तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखो नाइट्राइड, आइड, आइड यानी मूल रूप में यानी परमाणु के रूप में आएगा जो भी तत्व होगा, जिसके साथ आइड आया है वो जो तत्व है वो अपने मूल रूप में आएगा। जैसा स्वरूप आवर्त सारणी में उसका होता है वैसा ही जो संकेत है, वैसा ही जो स्वरूप है वो आएगा यहाँ पर। तो देखो आइड जो आया है वो किसके साथ आया है, तो दोस्तों वो आया है नाइट्र, नाइट्र यानी नाइट्रोजन के साथ आया है। तो नाइट्रोजन का जो स्वरूप होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा होता है, तो मात्र एन के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एन, यहाँ पर लिख देंगे एन। लो भैया हो गई, एक करके बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड। कितना हुई बैलेंसी, तो नाइट्रोजन के कितना होला, जितना हुई नाइट्रोजन के उतने हुई नाइट्राइड के। तो नाइट्रोजन का होता है 3, तो हेकर के हो जी कितना 5 है, 3 हुई, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड आइड किसके साथ आया है, फ्लो यानी फ्लोरीन के साथ आया है। तो फ्लोरीन का जो स्वरूप होता है वो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में एफ के रूप में। तो यहाँ पर भी किस रूप में होगा, तो यहाँ पर ही होगा एफ के रूप में, बस इतना समझना। आइड है देखो किस तत्व के साथ आया है और उसका स्वरूप आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरीके से वही यहाँ पर लिखना है। अब कितना दोस्तों आप लोग को हल्का बताइए, देखते रहना, जिस चीज़ बता रहे हैं दोस्तों उसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो करना, ठीक है, कोई मिस्टेक मत होके। यहाँ पर फ्लोरीन का बैलेंसी कितना होगा बताओ तो, फ्लोरीन का बैलेंसी देखिए, फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 9, 9 को तोड़ देंगे 2 7 9, 8 में से 7 को कितना बचल एगो, तो हेजा हो जी मात्र 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन ये सब क्या है, ये सब हैलोजन समूह के तत्व हैं। और सभी हैलोजन समूह के तत्वों के जो संयोजकता होती है वो एक ही होती है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, चाहे वो आस्टाटाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग एक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड आइड, आइड बेटे आइड। देखो कि ये जो आइड है वो किस तत्व के साथ आया है, किस तत्व के मूल नाम के साथ आया है, तो कोलो यानी कि क्लोरीन। देखो कि क्लोरीन को आधुनिक आवर्त सारणी में किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, यानी किस संकेत में व्यवस्थित किया जाता है, तो सीएल के रूप में। तो हेजो क्या हुई, तो हेजो सीएल हुई। अब बुझाता ना, घुसाता ना माइंड में सब, यहाँ पर लिखेंगे सीएल के रूप में डायरेक्ट। बैलेंसी कितना है भैया, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन बताइए की है, जितना फ्लोरीन को उतने क्लोरीन के, जितना क्लोरीन को उतना ब्रोमीन के, जितना ब्रोमीन को उतना आयोडीन के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना भैया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1, चलो सही है। अब बात करते हैं हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि क्लोराइड में जो आइट है जब यह आया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आइट है वो जिसके साथ आया है उसके साथ ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों जो आइट है वो आया किसके साथ, तो क्लोर यानी क्लोरीन के साथ आया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, तो ClO के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो O होगा वो बिल्कुल भी परमाणु के रूप में नहीं होगा, यानी सिंगल नहीं होगा, अणु के रूप में होगा। क्योंकि दोस्तों 8 हो या 8 हो उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों सिंगल नहीं होगा, यानी परमाणु के रूप में नहीं होगा, बल्कि दोस्तों यह अपने अणु के रूप में होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जब 8 बोला है तो कहीं ना कहीं एक और बच रहा है, कौन, तो 8। तो मान के चलते हैं कि 8 के लिए हो जाएगा ClO2 और 8 के लिए हो जाएगा ClO3, समझ रहे हो, ये हो जाएगा आइड के लिए, यानी क्लोराइड के लिए हो जाएगा ClO2 और हो जाएगा ClO3 क्लोरेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है हाइपो, तो हाइपोक्लोराइड, जब हाइपोक्लोराइड बोला है तो क्लोराइड, देखो क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ClO2। तो दोस्तों जब इसमें हाइपो लगाया हुआ है ना, तो हाइपो कहने का मतलब ये हुआ कि एक वो ऑक्सीजन हट जाएगा। मेरे बातों को समझना, जैसा ही इसमें हाइपो लगाया है तो आप लोग ये समझना जिसके साथ हाइपो लगा हुआ है उसमें से एक ऑक्सीजन हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए, ClO2, एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, ClO, क्या बचेगा, ClO, बस ये समझ के रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ClO, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी बैलेंसी का तो कितना होगा, ऑक्सीजन के दूगो में से एक क्लोरीन जुटल है इसमें, तो इसकी बैलेंसी मात्र 1 बचेगा। देखो ऑक्सीजन का 2 बैलेंसी होता है ना, तो एक के साथ क्लोरीन ऐड होगा तो एक खाली है, तो यहाँ पर इसकी बैलेंसी कितना होगा, तो 1 होगा। अब मान के चलते हैं कि भाई ClO3 है, ClO3, तो जब ClO3 में से अगर हम एक ऑक्सीजन हटा दें तो क्या बचेगा, ClO2। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरेट। कोई बोले कि हाइपोक्लोरेट के फार्मूला लिखो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ClO2,
कोई बोले कि हाइपोक्लोराइट का फार्मूला बोलो तो क्या बोलेंगे, तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे ClO2, क्योंकि क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है ClO3, तो उसमें से एक ऑक्सीजन डाउन, क्या बचेगा, ClO2, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग समझ कर रखना, इसको हम लोग हाइपोक्लोराइट बोल सकते हैं लेकिन हाइपोक्लोराइट नहीं बोल सकते हैं। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन डाउन होगा तो हम लोग जो बनने वाला जो ClO है इसको बोल सकते हैं हाइपोक्लोराइट, या फिर बोल सकते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइट या बोल सकते हैं हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना जो चीज मैं बता रहा हूं। क्लोरेट मैंने अभी बताया 8, यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, इसमें 2 में 3 को, तो हाई वाला लेंगे क्लोरेट का, तो हो जाएगा यहाँ पर ClO3। ऑक्सीजन कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, जो बैलेंसी एक ऑक्सीजन जुड़ने पर प्राप्त हुआ है वही बैलेंसी कितना भी ऑक्सीजन जुड़ जाए वही प्राप्त होगी। तो कितना यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरेट का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, बस समझ रहे हो। ब्रोमाइड, आइड किसके साथ आया है, तो ब्रोम यानी ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का जो स्वरूप है वो आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा है, तो दोस्तों वह है Br के रूप में। तो हेजा हम लोग का लिखेंगे, तो लिखेंगे Br, ठीक है, तो लिख लेंगे Br। हेजा का लिखेंगे भाई ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो इसका जो बैलेंसी होगा वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 1। ठीक, समझ रहे हो। आगे हाइपोब्रोमाइड, देखो आ चुका हाइपोब्रोमाइड, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप लोग ये देखो कि ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आया है ना, तो ब्रोमाइड को क्या लिख सकते हैं ऐसे BrO2, ठीक है, और ब्रोमेट को कैसे लिख सकते हैं BrO3, ठीक है। अब पूछा क्या चीज है, पूछा है हाइपोब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड में जितना ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन डाउन, जितना ऑक्सीजन है ब्रोमाइड में एक ऑक्सीजन डाउन, तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा BrO, इसको बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमाइड या बोल सकते हैं हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। यहां पर इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, तो ऑक्सीजन के 2 को होता है ना बैलेंसी, तो एक जुट गया ब्रोमीन, तो एक खाली है, तो यहां पर इसकी बैलेंसी हो जाएगा 1, बस। हाइपो आयोडाइड, तो दोस्तों मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है, हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है हाइपो आयोडाइड, तो दोस्तों हाइपो आयोडाइड को ही हम लोग बोलते हैं हाइपो आयोडाइड, जो कि मैंने आप लोग को बता चुका है। तो आयोडाइड का देखो फार्मूला कितना होता है, सॉरी यहाँ पर हाँ आयोडाइड का होगा यहाँ पर IO2 के रूप में, और आयोडेट का होगा IO3 के रूप में। तो आयोडाइट, तो आयोडाइट में से क्या होगा, एक ऑक्सीजन डाउन, तो क्या बचेगा IO, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सिंपल से IO, बस। इसी को बोल सकते हैं हाइपो आयोडाइट या बोल सकते हैं हाइपो आयोडाइड। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो इसकी बैलेंसी मात्र 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, कैसे, 2 ऑक्सीजन में से एक आयोडीन जुड़ा हुआ है तो एक खाली है, तो 1 लिख लेंगे, बस हो गया काम खत्म। अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इधर आयोडाइट देखो आ चुका है, आयोडाइट और आयोडेट, तो आयोडाइट का क्या होगा, आयोडाइट का हो जाएगा IO2, यहाँ पर लिखेंगे IO2, आयोडेट यानी कि 8 से 8 में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी, एक ज्यादा होगी, तो लिखेंगे IO3। कितना भी ऑक्सीजन बढ़े, इसमें बैलेंसी कितनी है IO की 1, कितना भी बढ़ा दो, O हो, O2 हो, O3 हो, O4 हो, कितना भी हो, बैलेंसी 1 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा इसकी बैलेंसी, IO2 का भी 1 ही होगा और इसका भी बैलेंसी 1 ही होगा। ठीक, फास्फाइड, तो दोस्तों यहाँ पर जो आइड है वो किसके साथ आया है, तो फास्फोरस के साथ आया है। तो फास्फोरस का क्या होता है, तो फास्फोरस का यहाँ पर होता है P, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे P। ठीक है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो देखो फास्फोरस की बैलेंसी कितनी होती है, तो फास्फोरस का 15, तो यानी कि 15 को तोड़ेंगे तो 2 8 10 5 15 यानी 3 होता है, तो ले लेंगे इसकी बैलेंसी 3। यहाँ पर फास्फाइड है, क्या होगा भाई फास्फाइड का, तो दोस्तों आइट आया है, तो आइट यानी ऑक्सीजन आएगा तो लिखेंगे सिंपली रूप से यहाँ पर P। ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी क्या होगा, मूल रूप में नहीं आएगा किस रूप में, तो अणु के रूप में आएगा इसके साथ है। तो यहाँ पर अणु लगा देंगे क्या चीज 2, क्योंकि 8 भी है तो 8 के लिए क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा PO3। समझ में बात आ रही है। अब बात करते हैं बोरेट, तो दोस्तों देखिए बोरेट है ना, तो इसमें जो 8 है वो किसके साथ आया है, तो बोर यानी कि बोरॉन। ठीक है, तो समझ के रखेंगे कि यहाँ पर जब 8 है तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे पहले देखो कि 8 जो किसके साथ आया है, तो बोर यानी कि आया हुआ है बोरॉन के साथ, तो बोरॉन यहाँ पर ले लो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोरॉन ले लेंगे यानी BO,
BO ले लेते हैं, ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। लेकिन 8 और 8 के साथ जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल भी सिंगल नहीं आएगा, यह दोस्तों अणु के रूप में आएगा, बिल्कुल भी मूल रूप में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ले सकते हैं 3, क्योंकि 8 है तो कहीं ना कहीं 8 होगा। तो अगर हम बोराइट ले लें तो बोराइट के लिए हो सकता है BO2, तो बोरेट के लिए क्या हो सकता है BO3। इसकी बैलेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं बोरॉन, तो बोरॉन के कितने अनपेयर, तो 3 गो। तो अनपेयर जब है दोस्तों 3 गो तो लिख सकते हैं इसे 1 2 3। तो इन तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास जो आप 3 गो ऑक्सीजन देख रहे हो, ये तीनों के क्या होगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा भाई, जुड़ गया ना। लेकिन इन तीनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ आबंध बनाने में खर्च हो चुका है। तो एक किधर बचा है, एक इधर बचा है, एक इधर बचा है। तो जितना बचा है उतना ही क्या होगा, बोरेट की बैलेंसी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी बैलेंसी यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, तो मात्र लिख सकते हैं 3। ठीक, उसी प्रकार से जो PO3 है उसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मान के चलते फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या होता है 15। तो मैंने आप लोगों को बताया इसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3। तो यहाँ पर 1 2 15, मतलब 15 कहने का मतलब है कि जैसे कि 2 8 10 5 15, 8 में 5 गया 3। ठीक, अब फिर 3 गो है ना अनपेयर, तो एगो में हेने चल गया ऑक्सीजन, एगो में हेने चल गया, एगो में हेने चल गया। ठीक है, तो देख सकते हैं तीनों ओर का चाहिए, एक गो खाली है, तीनों ओर एक गो खाली है, इसलिए इसकी जो बैलेंसी होती है वो 3 आती है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ के रखना कि फास्फेट की जो बैलेंसी होगी वो 3 होगी। आगे देखो एसीटेट, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 8 है, 8 कहने का मतलब कि ऑक्सीजन आएगा तो आएगा। तो अब ये देखो कि एसीटेट किस में आता है, तो भाई जो एसीटेट है ये आता है एस्टेटिक अम्ल। तो स्टेटिक एसीटेट से पकड़ेंगे स्टेटिक अम्ल, तो स्टेटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो एसीटेटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो सकता है, देखो अगर इसको तोड़ें तो होगा इस रूप में CH3COO माइनस यहाँ पर H प्लस के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन होता है प्लस के रूप में, I होता है माइनस के रूप में। तो इसी को बोलते हैं एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। एथेनाइक से, ना कि मेथेनाइक है और ना कि प्रोपेनाइक, ये समझ पकड़ना, एथेनाइक ही पकड़ना एसीटेट के लेकर, बता रहे हैं हम आप लोग को ट्रिक है। तो आ गया CH3COO, तो हम लोग इसी को लिखेंगे यहाँ पर CH3COO। बता रहा है कि हमारे पास एगो क्या चीज है, हमारे पास एगो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जो कि हम किसी को देकर क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो मात्र हो जाएगा 1। बाकी कहीं पर कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखना आप लोग। कार्बोनेट 8, तो 8 है मतलब ऑक्सीजन आएगा, किसके साथ आया है, कार्बन के साथ। कार्बन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कार्बन यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जब 8 है तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी अपने मूल रूप में नहीं आएगा, वो आएगा किस रूप में, तो आएगा अणु के रूप में। तो यहाँ पर वो हमने लिख दिया 8 है, इसका मतलब कि पहले से 8 होगा, तो 8 के लिए लगेगा यहाँ पर O2 और कार्बोनेट के लिए लगेगा यहाँ पर CO3। बात करते हैं इसकी बैलेंसी का, दोस्तों इसकी बैलेंसी कितनी होगी, देखो कार्बन में 4 गो अनपेयर होता है, तो 4 गो में से क्या होगा कि 2 गो क्या होगा, एगो पूरा ऑक्सीजन ले लेगा, है ना O3। तो O3 में से एक ऑक्सीजन निकलकर पूरा क्या किया कि अपना आबंध बना लिया कार्बन के साथ। 2 गो और बचा हुआ है ऐसे, तो क्या कर सकते हैं, 2 गो ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, तो 2 गो खाली रहेगा, वो इधर और एगो इधर। कहने का मतलब कि इसके पास जो संयोजकता होगी वो होगी 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। है क्या चीज, बाई कार्बोनेट, बाई मतलब हाइड्रोजन, मैंने बताया था जैसा ही बाई आएगा जिसके साथ आएगा उसके बैलेंसी भी क्या होगा, 1 कम होगा। तो बाई आया है कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट की जो बैलेंसी हुई है 2, तो 1 कम होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। बाई कार्बोनेट है तो बस हम बाई के स्थान पर रखेंगे क्या चीज, तो बाई के स्थान पर होगा H और बाकी CO3 उतार देंगे, तो हो जाएगा H और CO3। यहाँ पर देखो कार्बाइड, कार्बाइड यानी कार्बन, आइड आया है, तो मूलक रूप में इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मूलक रूप में हम लोग यहाँ पर ओनली फॉर C पढ़ेंगे। इसकी बैलेंसी कितनी होगी, तो भैया इसकी जो बैलेंसी है वो 4 होगी, यहाँ पर 4 हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सिलिकेट, सिलिकेट यानी सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, 8 जो है वो सिल यानी सिलिकॉन के साथ आया है, तो यहाँ पर ओनली फॉर आपका हो जाएगा SI। 8 है 8, तो कहने का मतलब कि ऑक्सीजन आएगा किस रूप में, तो वो आएगा अणु के रूप में। तो हम लोग यहाँ पर जो 8 है वो 8 के साथ लिख लेते हैं 3, क्योंकि सिलिकाइट क्या हो जाएगा SI2 और सिलिकेट क्या हो जाएगा SiO3। इसकी बैलेंसी की बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी अगर बैलेंसी की बात करें तो इसका बैलेंसी कितना होगा, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का होता है 14 को तोड़ देंगे 2 8 7 2 8 4, इसकी बैलेंसी 4 होगा,
तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो सिलिकॉन में जो पहला ऑक्सीजन है, 3 गो ऑक्सीजन में से 1 गो ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसके साथ पूरा पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बाकी के जो शेष 2 गो ऑक्सीजन है वो इसके बचे हुए 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास आकर जुड़ जाएंगे। तो कहाँ आपको कितना यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर 2 ठो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा अनपेयर, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो दोस्तों हो जाएगी कितनी, तो वो हो जाएगी 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। बात करते हैं एस्टेनेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो 8 है वो किसके साथ आया है, तो यह आया है एस्टे। एस्टे कहने का मतलब कि एस्टे आपका हो जाएगा लाइटिनम। तो एस्टे से क्या बनेगा, एस्टे से बनेगा एस्टेनम, जिसको हम लोग हिंदी में टीना के नाम से भी जानते हैं। टीन को ही एस्टेनम कहा जाता है लाइटिनम में, जिसका संकेत होता है एसएन। तो संकेत होता है एसएन, तो यहाँ पर लिखेंगे एसएन, एसएन। अब देखो 8 आया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का होगा अपने अणु के रूप में होगा, तो लिखेंगे O। ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, 8 रहेगा तो चाहे 8 रहेगा, तो याद रखना चीज को, ठीक है। अब देखिए एस्टेनेट है तो यहाँ पर क्या होगा, AsNO3 होगा। एस्टेनाइट रहता तो AsNO2 रहता। बैलेंसी की बात करते हैं। अगर बात करें हम लोग इसके बैलेंसी का, तो इसकी बैलेंसी कितनी आएगी दोस्तों, इसको तोड़ देंगे। एसएन की बैलेंसी कितनी होती है, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि एसएन किस वर्ग में आता है और किसके साथ आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो एसएन है ना वो कार्बन वाले वर्ग में आता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीना, सीसा, लेड, ठीक है। तो दोस्तों सीसा को ही लेड कहा जाता है, याद रखना। तो कार्बन की जो बैलेंसी मतलब कार्बन वाले वर्ग में आपका ये जो टीन है वो दोस्तों आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीना, सीसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका टीना है वो कार्बन वाले वर्ग में आ रहा है। कार्बन की बैलेंसी होती है 4, इसका मतलब कि जो यहाँ पर टीना है उसकी भी बैलेंसी होगी 4। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 गो ऑक्सीजन में से 1 गो ऑक्सीजन को पूरा पूरा जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर 2 गो बच जाएगा। जब 2 गो बच जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि बाकी के जो शेष 2 गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन वो एगो इधर है और एगो इधर ऐड हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, एगो इधर बचेगा, एगो इधर बचेगा, अनपेयर। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी बैलेंसी कितनी होगी, वो 2 गो होगी। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट तो 8 किसके साथ आया है, तो एल्युमिनिया के साथ आया है। एल्युमिनिया का संकेत क्या होता है भाई, तो वो होता है Al। 8 है तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, तो लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पर लिख लेंगे O। अब ये देखेंगे कि इसके साथ जो ऑक्सीजन होगा वो कितना आएगा, तो एल्यूमिनाइट, एल्यूमिनाइट का होगा LO2 और यहाँ पर एल्यूमिनेट है तो यहाँ पर आ जाएगा LO3। अगर हम इसकी बैलेंसी देखें तो दोस्तों एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है, तो 3 होती है, क्योंकि परमाणु संख्या 13 होता है इसलिए बैलेंसी 3 आएगा। 3 गो अनपेयर देंगे, 1 2 3, ठीक। तो दोस्तों ऑक्सीजन को है 3 गो, तो 3 गो में से जो 1 ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं कि 2 गो इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा पूरा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा पूरा जोड़ दिए तो यहाँ पर आपको ओनली फॉर 1 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन और को बचा है तो 2 गो, क्योंकि 1 गो यहाँ पर ऐड हो चुका। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 ऑक्सीजन और लेंगे, ठीक। कितना खाली बचा, 1 गो। फिर ऑक्सीजन 1 गो निकालेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे, कितना खाली बचा, तो 1 गो। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बैलेंसी होगा वो केवल 1 होगा, क्योंकि इधर 1 गो खाली है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। समझ में आ रहा है बात ना, कैसे करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका जो स्वरूप है उसको हम लोग लिखेंगे इस रूप में, AlO2 के रूप में। इसको बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट। देखिए एल्यूमिनाइट, एल्यूमिनाइट को ही मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। तो एल्यूमिनाइट का होता है LO2। तो मैंने बताया ऑक्सीजन कितना भी बढ़ा दो तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो 1 ही होगी, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1 बस। यहाँ पर देख सकते हैं जिंकेट है। तो दोस्तों जिंकेट में जो 8 है वो किसके साथ आया है, जिंक के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जिंक ले सकते हैं, जिंक, ठीक। 8 है तो यहाँ पर दोस्तों जो 8 होगा ना वो आता है O2 के लिए, ना कि 3 के लिए। किसके लिए आता है, ZnO2। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी इसका जो स्वरूप है वो जिंकाइट के रूप में नहीं रहता है, जिंकेट में ही यह आता है ZnO2 के रूप में। इसलिए आप लोग याद रखना, कभी भी दोस्तों आप लोग ZnO3 मत मारिएगा, ठीक। इसकी बैलेंसी कितनी होगी, तो देखिए जिंक का जो बैलेंसी होता है वो होता है 2। तो 2 गो में से क्या करेंगे, 1 गो ऑक्सीजन आपका ले लेगा और 1 गो खाली है, इधर भी खाली है तो 1 गो इधर खाली हो जाएगा, 1 गो हेने बचा है, 1 गो हेने बचा है, तो इसका जो बैलेंसी होगा वो होगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, बस समझ गए। आर्सेनेट 8 किसके साथ आया है, आर्सेनिक के साथ आया है, तो यहाँ पर लेंगे AS,
ठीक। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 8 में कुल जितना सारा मूलक देखा उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संख्या दिखी वो दोस्तों आप लोगों ने अधिक से अधिक 3 देखी और कम से कम 2 देखी। अधिक से अधिक 3 आप लोगों ने देखा और यहाँ पर कम से कम आपने 2 देखा। लेकिन दोस्तों आर्सेनेट में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संख्या है वो 4 होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो 8 है ना, 8 है तो आर्सेनेट में ओ आया है आ तो आ का मतलब होता है औरी मतलब एगो औरी मतलब एगो बढ़ा देना, तो क्या हो जाएगा ASO4 ना कि ASO3। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना, ठीक है। और ये मतलब एगो ज्यादा हो जाएगा तो AS4 हो जाएगा। अब आर्सेनाइट है तो इससे एगो कम होगा तो क्या बनेगा ASO3। इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितना आ सकता है। यदि हम बात करें असरनी के संयोजकता का, तो दोस्तों असरनी की जो संयोजकता होती है वो नाइट्रोजन के भांति ही होती है, क्योंकि जो असरनिक है वो नाइट्रोजन वर्ग में ही आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, असरनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये दोस्तों एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो कहीं ना कहीं जो असरनिक है उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 3। तो दोस्तों इसको मैं अगली वीडियो में आप लोग को याद कर दूंगा धनायन मूलक के बारे में। जितने सारे धनायन मूलक होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। तो असरनिक में 3 होगा तो 3 में से 2 का होगा, एगो पूरा अपना ले लेगा। को ऑक्सीजन बचा यहाँ पर 4 गो, तो यहाँ पर एगो बढ़ाते जाओ 1 2 3 एगो 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो दोस्तों मात्र बचेगा एगो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग 1 लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1 होगा। लेकिन जब हम लोग ऐसे लिखेंगे AS 3 गो वैलेंसी है तो एगो 2 गो 3 गो, तो 3 और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन डाल देंगे, 1 गो फिर 2 गो और फिर यहाँ पर 3 गो, तो 3 और क्या होता है दोस्तों अनपेयर हो जाएगा 3 और 1 गो, तो वैलेंसी कितना बचेगा 1 2 3। तो दोस्तों कुछ किताब में 3 भी देता है, कुछ किताब में क्या होता है कि 1 भी देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ASO3 के लेकर ASO4 के लेकर, तो ASO4 का आप कैसे कर सकते हो, एगो और आप ऐसे ऐड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक, यानी 3 ही बच रहा है। तो आप लोग देख लेना कि किताब में 3 दिया है या 1 दिया है, इसमें दोस्तों हम कंफर्म नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें NO2 NO3 का तो इसमें 1 दिया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सस्पेंशन में है। आप लोग देख लेना कि 3 है या 1 है, अगर 3 होगा तो 3 को दोस्तों आप लोग लिख लेना, अगर 1 होगा तो 1 को आप लोग लिख लेना, ठीक है। साइनाइड यहाँ पर दोस्तों ना मतलब नाइट्रोजन, साइ का मतलब यहाँ पर समझेंगे हम लोग कार्बन, तो कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ देंगे तब बन जाएगा साइनाइड, ठीक है। यहाँ पर है मैग्नेट, तो दोस्तों मैग्नेट का क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेट को लिख सकते हैं किस रूप में, तो Mn4 के रूप में, MnO4 के रूप में, Mn4 के रूप में नहीं MnO4 के रूप में। साइनाइड का कितना होता है, तो एगो, कार्बन के 4 गो में से 3 गो नाइट्रोजन सट गया तो एगो बचेगा। और यहाँ पर परमैग्नेट का या मैग्नेट का दोनों का एक ही होता है, मैग्नेट हो या परमैग्नेट है ना, तो इसका भी जो वैलेंसी होगा वो भी एक ही होगा। इसकी जो दोस्तों स्वरूप होगा संकेत का वो होगा MnO4, ठीक है। मैग्नेट यानी मैग्नीज, 8 है तो ऑक्सीजन का होगा अणु के रूप में आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 किसके साथ आया है, मैग्नीज के साथ, मैग्नीज, तो मैग्नीज में क्या करेंगे, मैग्नीज के साथ O4 लगा देंगे, ठीक। आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमेट है, तो दोस्तों क्रोमेट 8 किसके साथ आएगा, क्रोमियम के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे Cr और फिर हो जाएगा CrO4, ठीक है। डाइक्रोमेट, तो दोस्तों डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7, इसे दोस्तों आप लोग याद कर लेना, ठीक है। डाइक्रोमेट का डाइक्रोम यानी क्रोमियम के पास डाई यानी 2 होगा, 8 यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 7 गो आएगा, क्रोमेट मोनिफर CrO4 आएगा। इसका है वैलेंसी 2 गो, इसका भी वैलेंसी आएगा कितना, तो 2 गो बस। फेरोसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड, तो साइनाइड का क्या होता है, साइनाइड का Cn होता है। अब फेरो है तो फेरो मतलब आयरन, तो F ले लेंगे, Cn ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 6। इसे दोस्तों आप लोग याद कर लेना, स का मतलब 6 मतलब 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। फेरीसाइनाइड है तो फेरी के लिए भी वही चीज होगा, FCN और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो दोस्तों इसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर देखो, फेरो है तो फेरो के लिए 3 हो जाएगा, अब फेरी है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। फेरो के लिए कम और फेरी के लिए ज्यादा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या करना कि हाई वाला खाली याद कर लेना, हाई वाला और हाई वाला। इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ बताया नहीं है, हो सकता है दोस्तों कि इस पर रिसर्च कर मैं आप लोगों को आगे बता दूं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुल जितने सारे ऋणात्मक मूलक वाले जो आपके मूलक हैं उनके जो संकेत है और जो उनके संयोजकता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके अगले वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि हम लोग धनायन मूलक को किस तरीके से याद रख सकते हैं और उनके संकेत और उनके जो संयोजकता है उसको प्राप्त
कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को योगी का जो निर्माण है वो करना सिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।